बच्चों फिजिक्स सम पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों हमने पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल, यानी डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने 2 पॉइंट आपको बताया था, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन जिसको क्या बोलते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दूसरा जो था एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया था, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, दूसरा क्या था एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन पे हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³, और दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा था ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³ पढ़ा था। आज उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके आगे की टॉपिक क्या है बच्चों, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम कंपेयर करें तो कौन ग्रेटर होता है कौन स्मॉलर होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो कभी क्वेश्चन बड़ा करने के लिए आगे जो है ये लगा देता है कि कंपैरिजन कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्टार डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको कंपेयर करिए। चलिए हम कंपेयर करते हैं, बच्चों क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए स्टार डाइपोल एट एक्सियल लाइन पे फार्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³। आपको याद होगा फार्मूला, एक्सियल पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³। आप इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, आप हेडिंग तो ये बनाएंगे, आप हेडिंग से नहीं बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए स्टार डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट इज गिवन बाय, कितना आप लिखेंगे, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³। ये होता है, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने क्या माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये p/x³ होता है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, सेकंड बना देंगे। ठीक बच्चों, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर करें तो कंपेयर में कैसे होता है, हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, चलिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, ई एक्सियल इज इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 बचेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ई एक्सियल कितना होता है 2 इक्वेटोरियल होता है, कितना होता है 2 इक्वेटोरियल होता है। बच्चों कितना होता है 2 इक्वेटोरियल होता है। हेलो बच्चों, आगे जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है उसको हम आगे कैलकुलेट करके, ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी AB एक डाइपोल है जिसकी लंबाई मीटर, और इस पे चार्ज क्या है, प्लस Q और माइनस Q इस पे चार्ज रखा हुआ है। तो इस पे प्लस Q और माइनस Q चार्ज के कारण इस पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ये दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। इनका मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू माइनस F इज इक्वल टू QE। हम इसको लैंग्वेज में फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। Consider an electric dipole AB of length 2L having the charges plus Q and minus Q placed in a uniform electric field E, है ना।
फिर उसके बाद क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर नेट फोर्स एक्ट ऑन द डाइपोल इज 0। देयरफॉर वेक्टर F इज इक्वल टू मॉड में वेक्टर F इज इक्वल टू मॉड में माइनस वेक्टर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L having the charges plus Q and minus Q placed in a uniform electric field E. Therefore, the two forces plus F and minus F are equal in magnitude but in opposite direction. Therefore, mod of vector F is equal to mod of vector minus F is equal to कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये दो इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए ये क्या करेंगे, कपल को फॉर्म करेंगे, है ना। सिंस these two forces are equal in magnitude but in opposite direction, therefore they form the couple, COUPLE couple, therefore they form the couple, therefore the net torque acting on the dipole is net torque कितना होगा, tau is equal to, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, tau is equal to कितना होता है, either force, फॉर्मूला कितना पढ़ा, either force into कितना होता है, perpendicular distance। बच्चों ये जो हमारा टॉर्क रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन में रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे थीटा डायरेक्शन है, थीटा डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसलिए ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इस परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी रहेगी, 2L sin थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये sin थीटा होगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू sin थीटा इनटू हाइपोटेन्यूज, यानी BC इज इक्वल टू 2L sin थीटा होगा। ठीक है बच्चों, ये टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, यानी इन दोनों में से कोई एक फोर्स ले तो कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है, QE, F इज इक्वल टू QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा, कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। अब इसको एडजस्ट करके कितना हो जाएगा, ये Q इंटू 2L, ये कितना हो जाएगा, P इंटू sin थीटा। Q इंटू 2L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर होता है, यानी सिंस यहाँ लिखेंगे, सिंस P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो P की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू 2L, यानी टाउ बराबर कितना हो जाएगा, PE sin थीटा। ये हमारी क्या होगी, ये हमारा मेन फार्मूला हो गया, ये हमारा जो है मेन फार्मूला है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी टाउ बराबर PE sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हम टॉर्क की यूनिट की बात करें और डायमेंशन की बात करें तो यूनिट क्या होगा कि SI यूनिट ऑफ टॉर्क की SI यूनिट क्या होगा कि टॉर्क होता है कितना, यहां से पकड़िए, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कितना, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, न्यूटन होता है, और इसी यूनिट की क्या होती है, मीटर होती है। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की ना होता है तो डायमेंशन हमारा होता है mL² की पावर -2 रहता है। तो जब भी टॉर्क अगर दिया रहेगा तो वो किस लिए दिया जाता है, न्यूटन मीटर दिया जाता है, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, mL² की पावर -2, mL² की पावर -2। बच्चों हम यहाँ से जो है ये जो इक्वेशन हमारा आया है, इस इक्वेशन से हम यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन निकाल सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम हेडिंग बना देंगे
डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी यहाँ सीधे सीधे लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन क्या होगी। ठीक है, चलिए आइए हम इसको सीखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम E की वैल्यू 1 यूनिट मान लें, E की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E की वैल्यू कितना मान लें, 1 यूनिट मान लें, E की वैल्यू कितना मान लें हम 1 यूनिट मान लें, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लें, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना मान लें 90 डिग्री मान लें। थीटा इज इक्वल टू आपको साथ दिख नहीं रहा, थीटा इज इक्वल टू जो है एंड थीटा इज इक्वल टू कितना मान लें 90 डिग्री। अगर E की वैल्यू हम 1 मानिए और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मानिए, तो बताइए टाउ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली P के बराबर हो जाएगा। टाउ किसके बराबर हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे उसको, कैसे हम उसको डिफाइन करके लिखेंगे द इलेक्ट्रिक डाइपोल may be defined as the torque acting on the dipole perpendicular to the electric field of unit strength, है ना। यानी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क के बराबर होता है जब वह कैसे रखा हो, 90 डिग्री पे रखा हो, जिसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट लिखनी चाहिए। मैं इसको लैंग्वेज में यहाँ लिख दे रहा हूँ। 10 कैसे डिफाइन करेंगे, 10 द इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल may be defined as the torque acts on the dipole, the torque acts on the dipole, the torque acts on the dipole placed perpendicular to the electric field, placed perpendicular to the electric field of unit strength, बच्चों हो गया यहाँ से, यानी हमने पढ़ा क्या, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, सॉरी हमने क्या पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना होता है हमने ये पढ़ा, है ना। फिगर के द्वारा हमने समझा कि कोई एक डाइपोल है, वो डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 2l है, और इसमें चार्ज जो है प्लस q माइनस q रखा हुआ है। इसके दो इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, q के बराबर हो जाएगा। अब यही दोनों फोर्स इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये कपल को फॉर्म करते हैं, तो कपल को फॉर्म करेगा तो इस पे टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स में से कोई एक फोर्स QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2l sin थीटा, T बराबर कितना होगा Q into 2l, यानी टाउ बराबर कितना होगा P sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यही से इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन निकालेंगे। ऐसा डिफिनेशन कैसे निकलेगा, अगर E की वैल्यू 1 यूनिट माने और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर लें, तो टाउ इज इक्वल किसके बराबर होगा, P के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, thus the electric dipole may be defined as the torque acts on the dipole placed perpendicular to the electric field of unit strength, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल वह होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ 1 यूनिट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। बच्चों इसमें कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम पढ़ते हैं। क्या है, यहाँ से हम कुछ कंडीशन पढ़ते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ के बाद जो है ये लाइन आएगी, यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर थीटा इज इक्वल टू, पहली कंडीशन, कुछ इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, उस कंडीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी कंडीशन है, अगर थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा इज इक्वल टू, इस फार्मूले से आप देखिएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, देन टाउ की वैल्यू
ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर sin 0 की वैल्यू 0, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर ये थीटा क्या है 0 डिग्री है, अगर थीटा हमारा ये डायपोल हमारा 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब इस पे जो नेट टॉर्क होगा वो भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो टॉर्क होगा है ना वो क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किसमें होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब जो डायपोल हमारा होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। हेंस द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हेंस द डायपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो डायपोल हमारा क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगा बच्चों, सेकंड कंडीशन हमारा अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा इज इक्वल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा, आप क्या पाएंगे, अगर ये 90 डिग्री हो जाए sin 90 की वैल्यू कितनी रहेगी 1, यानी टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा PE हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा PE। ये जो कंडीशन होती है वो मैक्सिमम टॉर्क को दिखाती है। वो क्या दिखाती है मैक्सिमम टॉर्क को दिखाती है। देयरफॉर यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर द डायपोल ऑफ द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। जो डायपोल होगा वो क्या होगा, सॉरी जो टॉर्क लगेगा डायपोल पे वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। देयरफॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल विल बी मैक्सिमम। यहाँ क्या लिखेंगे देयरफॉर द टॉर्क acting on dipole will be maximum। जो टॉर्क होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, थीटा इक्वल टू अगर हमारा 180 डिग्री है तो टाउ इक्वल, चलिए बताइए sin 180 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 प्लस 90 है ना, और 90 प्लस 90 पे cos की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यानी ये भी 0 हो गया, यानी टाउ इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो डायपोल हमारा होगा वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इन दिस कंडीशन लिखेंगे इन दिस कंडीशन द डायपोल इज, को दिखा शायद नहीं दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन दिस कंडीशन द डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो डायपोल हमारा होगा वो क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आपको आज ये टॉर्क समझ में आया होगा। ठीक है, आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे वर्क ऑन, यानी वर्क ऑन डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बच्चों जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डायपोल पे अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर वर्क कितना होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों जब हम वर्क निकालेंगे तो मुझसे पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो वर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डायपोल है, हमारे पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक डायपोल है, एक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे रखा हुआ है थीटा एंगल पे। इस डायपोल की लेंथ कितनी है 2 है, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है ना। और यहाँ पे जो प्लस क्यू है, प्लस का जो फोर्स लग रहा है वो प्लस है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे जो है माइनस का फोर्स लग रहा है, और इसका मिड पॉइंट कितना है O है। ठीक है, आप ये फिगर आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये दोबारा मैं फिर सबको समझा रहा हूँ। यहाँ फिगर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे कि consider an electric dipole of length 2L having the charges plus Q and minus Q placed in a uniform electric field, and then it experiences
the two equal and opposite forces acts on the dipole, therefore the torque acts on the dipole, है ना, इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो अगर इसके टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इसका करने के बाद इस पे टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क क्या करेगा, इसको स्टेबल में, यानी इसको स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। स्टेबल कंडीशन कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा, यानी ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये टॉर्क क्या करेगा, डाइपोल को स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए थीटा इनटू रखा हुआ है, तो इसको स्टेबल लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए डी थीटा एंगल से घूम जाता है, जब छोटे से एंगल से घूम जाएगा तो हमको छोटा वर्क भी करना पड़ेगा। तो वो छोटा वर्क कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू कितना हो जाता है, टाउ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। और टाउ बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, टाउ बराबर हमने पढ़ रखा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, हमने पढ़ रखा है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हमने पढ़ रखा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है कि पी ई साइन थीटा। अब मान लीजिए ये इस डायपोल को थीटा 1 से घूमने में थीटा, यानी थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन पे आता है ना, तो टोटल वर्क कितना होगा। अगर ये डायपोल, मान लीजिए डायपोल पहले ने क्या बताया था कि एक डायपोल है वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, ये एक तार को एक्सपीरियंस करता है जो इसको स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो स्टेबल को इस कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, तो मान लीजिए वो डी थीटा एंगल से घूम के डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, या डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मान लो इस डायपोल को थीटा 1 से लेकर थीटा 2 घूमने में वर्क करना पड़ा, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे पोजीशन पे घूम गया, तो हमको कितना वर्क करना पड़ा, टोटल कितना वर्क करना पड़ा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसको कहां से कहां तक करेंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा हो जाएगा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है बाहर जाएगा, ये पी ई कांस्टेंट है बाहर जाएगा, ये थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ये साइन थीटा, ये बच्चों हमारा ये थीटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या करा टी साइन था, ये डी थीटा लगा, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, ये थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। ये हमारा फार्मूला है, ये बच्चों वर्क हमारा निकल गया। ठीक है, मैं एक बार फिर इसको समझा दे रहा हूं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लैंग्वेज बनाने की कोशिश करिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then it experiences a torque in such a way that it attains to the stable equilibrium. Therefore, it moves through an angle d theta. Then work done is dw is equal to tau into d theta. Tau is equal to tau की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, p is sin theta. अब हम क्या कर रहे हैं कि when the dipole is moves from theta 1 to theta 2, therefore the net work done is, net work done इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये cos थीटा, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये w इज इक्वल टू p e cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कि जो हमारा जो डायपोल था वो हमारा कितने था, पहले वो 90 डिग्री पे था, पहले किस पे था, 90 डिग्री पे था, फिर वो कहां पे आता है, इस पे आता है, यानी थीटा 2 इज इक्वल टू, अब हम माने इफ थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1, तो ये थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू पी ई cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी 90 cos 90 की वैल्यू कितनी 0, यानी कितना हो जाएगा पी ई cos थीटा, ये माइनस है इसलिए कितना हो जाएगा माइनस पी ई cos थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस पी ई cos थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें,
सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि टार्क हमेशा जो है पूछा जाता है। ठीक है, टार्क के साथ साथ वर्क डन भी पूछा जाता है। ठीक बच्चों, आज नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।